हेलो एवरीवन, कैसे हो। माय साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था एल्किल हैलाइडों में पाए जाने वाले समावता व एल्किल हैलाइड में पाए जाने वाले CX बंध की प्रकृति के बारे में अध्ययन किया था। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे एल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ। दोस्तों, एल्किल हैलाइडों को अनेक विधियों के द्वारा हम बना सकते हैं। दोस्तों, हम प्रत्येक विधि का अध्ययन करेंगे, उसकी क्रियाविधि के बारे में भी उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला मेथड है दोस्तों एल्किल हैलाइड बनाने का, एल्केनों से एल्किल हैलाइड का निर्माण। यदि एल्केनों की अभिक्रिया हैलोजन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाए तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। वो हम अभिक्रिया के द्वारा समझते हैं। दोस्तों, यदि CH4 की अभिक्रिया Cl2 के साथ करवाते हैं, यहाँ पर हम प्रेजेंस लेते हैं प्रकाश की उपस्थिति, तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। इसे बोलते हैं मैथेन का क्लोरीनीकरण। दोस्तों, ये शुद्ध एल्किल हैलाइड प्राप्त करने की प्रायोगिक विधि नहीं है, क्योंकि इस विधि में अनेक प्रकार के उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होता है। वो क्यों दोस्तों? यदि इस अभिक्रिया में हम Cl को आधिक्य के रूप में ले लें तो यहाँ पर वापस से Cl2 से अभिक्रिया होकर HCl का अणु बाहर निकलता है और हमारा दूसरा प्रोडक्ट बनता है CH2Cl2। यदि इसकी अभिक्रिया वापस से हम Cl2 के साथ करवा दें तो -HCl अणु बाहर निकलकर हमारा प्रोडक्ट बनता है CHCl3। इसकी अभिक्रिया वापस से Cl2 से करवा दें तो -HCl अणु बाहर निकलता है और हमारा अंतिम प्रोडक्ट बनता है CCl4। तो कहने का मतलब दोस्तों, इस अभिक्रिया में उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होता है। यदि इस अभिक्रिया को देखा जाए तो यह अभिक्रिया मुक्तमूलक क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होती है। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो यदि हमें किसी भी अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन करना हो तो दोस्तों उस अभिक्रिया को टॉप पर लिख लें। जैसे ये अभिक्रिया है, इसकी हमें मैकेनिज्म ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होती है। यह अभिक्रिया 3 पदों में संपन्न होती है दोस्तों। पहला पद है श्रृंखला प्रारंभक पद। इस अभिक्रिया में दोस्तों श्रृंखला प्रारंभक पद में मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर Cl यहाँ पर इस सहसंयोजक बंध से जुड़े दोनों क्लोरीन परमाणु समान हैं। तो यदि इस सहसंयोजक बंध का मैं समान विखंडन करूँ तो एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पर जाएगा और बनने वाली स्पीसीज मुक्त मूलक स्पीसीज कहलाएगी। ये Cl फ्री रेडिकल और ये Cl फ्री रेडिकल। यहाँ तक हो गया दोस्तों। इसके बाद सेकंड पद देखते हैं हम। सेकंड पद होता है दोस्तों श्रृंखला संचरण पद। श्रृंखला संचरण पद में भी दोस्तों मुक्त मूलकों का ही निर्माण होता है। कैसे दोस्तों? इधर देखिएगा, यदि ये CH4 जैसे ही ये CH4 अणु इस Cl फ्री रेडिकल के संपर्क में आता है तो ये फ्री रेडिकल अति क्रियाशील होता है। यहाँ पर देखो दोस्तों, इस CH बॉन्ड का समान विखंडन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन पर और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर।
अब ये जो Cl बॉन्ड है ये इस कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है और हाइड्रोजन के साथ भी, लेकिन ये Cl फ्री रेडिकल हाइड्रोजन के साथ स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनाता है, इसलिए ये हाइड्रोजन के साथ ही जुड़ता है और यहाँ पर प्राप्त होता है हमें CH3 फ्री रेडिकल और ये बनता है HCl। यहाँ तक हो गया दोस्तों। इसके बाद देखें तो वापस से इस फ्री रेडिकल की अभिक्रिया Cl2 अणु के साथ होती है और इस Cl2 अणु का समांश विखंडन होता है, तो दो फ्री रेडिकल बनेंगे। एक फ्री रेडिकल इसके साथ अभिक्रिया करके इस CH3Cl का निर्माण करेगा और वापस से Cl फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। इस प्रकार से ये दोनों अभिक्रियाएं आपस में चलती रहती हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये फ्री रेडिकल वापस से CH4 के साथ अभिक्रिया करेगा और CH3 मुक्त मूलक का निर्माण करेगा और इसी CH3 मुक्त मूलक वापस से Cl2 के साथ करेगा और Cl मुक्त मूलक का निर्माण करेगा। इसके बाद थर्ड स्टेप देखते हैं दोस्तों। इसका तीसरा पद है दोस्तों श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला समापन पद में दोस्तों दो मुक्त मूलक आपस में मिलकर सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं हम फर्स्ट और सेकंड पद में कौन कौन से रेडिकल बने हैं, उन दोनों रेडिकलों को जोड़ देंगे दोस्तों। एक तो CH3 मुक्त मूलक बना, एक Cl मुक्त मूलक बना, आपस में संयुग्मित होकर दोनों के मध्य सहसंयोजक बंध का निर्माण होएगा, तो CH3 Cl का निर्माण हो गया। एक हो गया CH3 मुक्त मूलक, CH3 मुक्त मूलक, यहाँ पर एथेन का निर्माण होता है दोस्तों। एक हो गया Cl मुक्त मूलक, एक Cl मुक्त मूलक, तो यहाँ पर हो गया Cl2 अणु का निर्माण। कहने का मतलब इन तीनों उत्पादों का निर्माण होता है। यदि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए जैसे मैथेन के क्लोरीनीकरण में एथेन का निर्माण होता है या नहीं, तो दोस्तों मैथेन के क्लोरीनीकरण की क्रियाविधि में एथेन का निर्माण होता है, लेकिन ये निर्माण एक साइड प्रोडक्ट के रूप में होता है। ध्यान रखना दोस्तों, एथेन का निर्माण एक साइड प्रोडक्ट के रूप में होता है। तो दोस्तों ये थी एल्केनों से एल्किल हैलाइडों की निर्माण की क्रियाविधि। इसके बाद सेकंड विधि पढ़ते हम एल्किनों के द्वारा एल्किल हैलाइडों का निर्माण। सेकंड देखते हैं दोस्तों एल्किनों से एल्किनों के द्वारा भी हम एल्किल हैलाइडों का निर्माण कर सकते हैं। यदि एल्किन पर HX का संयोजन किया जाए तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। जैसे यदि कोई सममित एल्किन ले ली जाए, ये एथीन है दोस्तों, ये एक सममित एल्किन है, इस पर HX का संयोजन कराया जाए तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है दोस्तों, यदि किसी भी सममित एल्किन पर HX का संयोजन कराया जाए तो हमें एक ही प्रकार का उत्पाद प्राप्त होता है। यदि इस सममित एल्किन के स्थान पर हम असममित एल्किन ले लें तो हमें दो प्रकार के उत्पाद बनने की संभावनाएं प्राप्त होती हैं। जैसे यहाँ पर कोई भी एल्किन लेता हूँ मैं दोस्तों, CH+CH2, ये एक एल्किन है, असममित है दोस्तों। इसकी अभिक्रिया मैं HBr के साथ करवाता हूँ तो यहाँ पर एक उत्पाद बनने की संभावना ये होती है और सेकंड वाला उत्पाद बनने की संभावना
ये होती है। यदि मैं R की जगह यहाँ पर CH3 ले लूँ तो ये दोनों उत्पाद बनने की संभावनाएं होती हैं। अब देखते हैं दोस्तों, इन दोनों उत्पादों में एक मेजर होता है और एक माइनर होता है। ये डिपेंड करता है दोस्तों कौन सा मेजर होता है कौन सा माइनर होता है, ये इसकी क्रियाविधि पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों हम इसकी क्रियाविधि देखते हैं। कोई भी एल्किन ले लें, जैसे ये एक असममित एल्किन ले लिया दोस्तों, इसकी रिएक्शन करवाएं H+ के साथ, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बनती है दोस्तों। यदि इस CH बॉन्ड से ये CH3 समूह जुड़ा हुआ है, इस CH3 समूह का +I इफेक्ट लगेगा। +I इफेक्ट लगने के कारण दोस्तों इस बॉन्ड की डायरेक्शन इधर होएगी, तो इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे ही इस पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये H+ को ग्रहण करेगा और ये CH2 समूह CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला पाथ है अपना, इसमें ये बनेगा दोस्तों CH3 CH+ और ये CH3। यहाँ तक हो गया दोस्तों। इसके बाद देखते हैं सेकंड पाथ। यदि इस बॉन्ड को आप कहो तो इधर मैं तोड़ दूं तो यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो सेकंड पाथ बनेगा अपना CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब हमारे पास दो मध्यवर्ती प्राप्त हुए। ये मध्यवर्ती कौन सा है दोस्तों? कार्बोकैटायन। यदि हम इन दोनों कार्बोकैटायन मध्यवर्तियों को देखें तो ये तो 2 डिग्री है दोस्तों और ये 1 डिग्री है। तो इन दोनों में देखें तो अधिक स्थायी मध्यवर्ती 2 डिग्री होता है दोस्तों। आपने पढ़ा होगा दोस्तों, कार्बोकैटायन मध्यवर्ती का स्थायित्व क्रम होता है 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो यहाँ पर अधिक स्थायी मध्यवर्ती 2 डिग्री होएगा, तो जितना अधिक मध्यवर्ती स्थायी होगा उसका प्रोडक्ट भी उतना ही अधिक स्थायी होएगा। तो ये 2 डिग्री यहाँ पर Cl से अभिक्रिया करके बनाता है CH3 CH Cl CH3। यहाँ पर Cl से अभिक्रिया करके बनाता है CH3 CH2 CH2 Cl। ये दोनों प्रोडक्ट बनते हैं दोस्तों। इसका मध्यवर्ती अधिक स्थायी है, तो इसका बनने वाला उत्पाद भी अधिक स्थायी होगा। ये होगा दोस्तों कम स्थायी। क्यों होगा दोस्तों? पता लग गया होगा, क्योंकि इसमें बनने वाला मध्यवर्ती 2 डिग्री है और इसमें बनने वाला मध्यवर्ती क्या है? 1 डिग्री है। यहाँ तक हो गया दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, जब हम एल्किनों पर HX का संयोजन करते हैं तो बात आती है असममित एल्किनों की। असममित एल्किनों पर हम HX का संयोजन करते हैं तो मार्कोनिकोव नियम का यूज करते हैं। तो आओ दोस्तों, मार्कोनिकोव नियम होता क्या है उसे भी समझ लेते हैं। मार्कोनिकोव नियम कहता है दोस्तों, यदि असममित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का संयोजन कराया जाए तो हैलाइड उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, तथा हाइड्रोजन उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, ये एक असममित एल्कीन है, इस पर HCl का संयोजन कराया जाए तो मार्कोनिकोव कहता है कि ये जो
HCl है, इसमें H पार्शियली पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। मार्कोनिकोव कहता है कि ये जो नेगेटिव पार्ट है ये उस कार्बन पर अटैक करता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, और ये पॉजिटिव पार्ट उस पर अटैक करता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, जिससे बनने वाला प्रोडक्ट अधिक स्थायी होता है। तो कहने का मतलब दोस्तों, ये वाला प्रोडक्ट अधिक स्थायी बनेगा किसके अनुसार? मार्कोनिकोव नियम के अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रोडक्ट मार्कोनिकोव नियम के अनुसार अधिक स्थायी होगा। यदि हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, CH3 डबल बॉन्ड CH2, यदि इस पर हम HX का संयोजन करवाएं तो मार्कोनिकोव नियम के अनुसार देखें तो प्रोडक्ट CH3 ये अधिक स्थायी होगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रोडक्ट CH3 CH2